आपने चाय बनाने के लिए क्या करना है, एक कप पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालिए और उसे गैस पे पकने के लिए रख दीजिए। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब पानी जल के आधा रह जाए तो उसको छान लीजिए। आधा कप पानी अब आधा कप चाय अब आपके पास है, उसमें आधा सादा पानी मिला लीजिए। वो पूरा एक कप हो गया। अब सुबह खाली पेट ये चाय पीने को देनी है। और इस चाय के बाद कम से कम 1 घंटे तक पानी भी नहीं पीना, मतलब खाना भी कुछ नहीं है और पानी भी नहीं पीना। उसके बाद आप जो भी आपका रूटीन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बेटर रहता है कि इस चाय के बाद कुछ खा लिया जाए, क्योंकि इसके बाद भूख बहुत खुल के लगने लगती है, शरीर डिमांड करता है भोजन की। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर किसी को किडनी में स्टोन हो तो ये चाय का पानी उसे गला के निकाल सकता है। किडनी स्टोन कितना? 8 mm तक का, 7-8 mm तक के किडनी स्टोन को रिमूव कर देता है। नंबर 2, यदि किसी को यूरिन ब्लॉक हो जाए, यूरिन ना आता हो, कम आता हो, यूरिन की समस्या हो, लेडीज में ब्लैडर टपकने की समस्या हो, यूरिन लीकेज की समस्या हो, और जेंट्स में प्रोस्टेट की समस्या हो, ये चाय उनके लिए अमृत का काम करती है। नंबर 3, ये चाय किडनी की सफाई करने का काम करती है। यदि किडनी में किसी भी तरीके की ब्लॉकेज आ जाए, नेफ्रॉन्स ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से जो पानी आप पीते हैं वो तो रिमूव होता रहता है, लेकिन शरीर टॉक्सिन्स को बाहर नहीं फेंकता, उसकी वजह से हमें ब्लैडर रीजन पे हैवीपन महसूस होने लगता है। ये उस हैवीपन को भी हल्का कर देती है। क्लियर? शरीर में किसी भी तरीके की जल तत्व की मात्रा बढ़ जाए, चाहे वो सिर में हो चाहे वो पैरों में हो, यानी कहने का मतलब है A to Z शरीर में कहीं पे भी जल तत्व की मात्रा बढ़ जाए तो ये चाय का पानी उस मात्रा को कम करने में मदद करता है। यानी मैंने लगभग लगभग सब कुछ ले लिया। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक क्या है? ये चाय तासीर में बहुत गर्म होती है। ये तासीर जब आप आगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लिख लीजिए, ड्रॉबैक्स करके लिख लीजिए इसको। ये चाय तासीर में बहुत गर्म होती है। इस चाय का सेवन अधिकतम 11 दिन तक करना चाहिए। इस चाय को शुरू करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जिस डेट से शुरू की गई है नेक्स्ट 11 डेज तक रेगुलर ले ली जाए। उसके बाद इसको कम से कम 19 दिनों तक बंद रखा जाता है, फिर 11 दिनों के लिए लिया जा सकता है। तो इस महीने का इस चाय का जो प्रोजेक्ट चलाया जाता है वो 3 महीने के लिए चलाया जाता है। पहले महीने 11 दिन, 19 दिन बंद। अगले महीने 11 दिन, 19 दिन बंद। अगले महीने 11 दिन, 19 दिन बंद। ये 8 mm तक की पथरी को निकालने की ताकत रखती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि हम मेडिकली बात कर रहे हैं, किसी को समस्या ज्यादा होती है, किसी को कम होती है। अगर किसी को समस्या कम है, हल्की फुल्की समस्या है सूजन की, तो आप 5 ही दिन चाय देंगे। ये न्यूनतम समय है, 5 दिन से ज्यादा चाय नहीं देंगे। और यदि किसी को किडनी नेफ्रॉन्स की शिकायत हो, सूजन की शिकायत हो, शरीर में पानी रुकता हो, डायलिसिस लगता हो, तो अधिकतम 11 दिन चाय देंगे। इससे ज्यादा उसे भी चाय नहीं देंगे। और ये चाय आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी ब्लॉकेज आती है, जैसे आपने देखा होगा कि नालियां जाम हो जाती हैं तो ऊपर से एसिड डाला जाता है, तो ये चाय उस तरीके का काम करती है और नाली को खोलने का काम करती है। क्लियर? ये फार्मूला आपके बहुत काम आएगा। जब जब आपको लगे शरीर में सूजन आ गई है, इस्तेमाल करके देखिए। लेकिन ऐसे केस में आपने सिर्फ 1 या 2 दिन ही चाय पीनी है, और इसके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप दिन में शाम को जो 4 बजे पीते हैं वो भी पी सकते हैं, पर इसके बाद फिर आपने 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। ये ध्यान रखना है, ये विशेष है। कुछ खाएंगे पिएंगे तो इसका असर कम हो जाता है। ओके? तो जैसे नॉर्मल बंदा वो भी हफ्ते में एक बार ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें अगर बीपी वगैरह हाई रहता हो तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाती है बॉडी में। जी सर। ठीक है, तब आप जिसका 15 दिन में एक बार जिसका ले बीपी लीजिए। बढ़ा हुआ था उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए,
जो बीपी बढ़ता है वो भी किडनी में नेफ्रॉन्स में ब्लॉकेज के कारण बढ़ता है, क्योंकि किडनी क्लीन नहीं होती या स्टूल क्लीन नहीं होता, तो अंदर ही अंदर गर्मी बनने लगती है। तो ये चाय उनके लिए अमृत है। पर अगर वो ये चाय लेंगे तो आपने देखा होगा कभी जब नाली नाली ब्लॉक होती है और आप ज्यादा एसिड डालते हैं तो सारा एसिड नाली से बाहर आ जाता है, नाली नहीं खुलती। ऐसे ही अगर आप बीपी वाले को ये चाय देंगे, उसको एसिड बनेगा, वो वॉमिट कर देगा, पर उसकी नाली ब्लॉक रहेगी। तो आपने क्या करना है, इस चाय को 2 कप में कन्वर्ट कर दीजिए। चाय ऐसी बनेगी, 1 कप आपने पानी लिया, आधा चम्मच चाय पत्ती डाली, उसको उबाला, चाय आधी रह गई। अब उसमें आधा कप पानी की जगह 1.5 कप पानी मिला दीजिए, 2 कप बन गया। आपने वो 1 कप पिलाना, 1 कप फेंक दीजिए। इससे क्या हुआ, चाय डाइल्यूट हो गई, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति को पहले 15 दिन में 1 बार चाय, या कंडीशन के हिसाब से 15 दिन में 2 बार 3 बार तक चाय देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि उसकी उसकी यूरिनेशन खुल गई है, स्टूल खुल गया है, तो ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं खुलता तो आपने पेड़ों पर अरंडी का तेल लगवाना है। पेड़ों पर अरंडी का तेल लगाने से भी यूरिन खुल जाता है, और ये चाय अपना काम करेगी और अरंडी का तेल अपना काम करेगा, दोनों मिलके क्लीन आउट कर देंगे। और साथ में पेट साफ करने की दवाई देनी है। ऐसे केस में आपके पेशेंट को वॉमिट हो सकती है, पहले से बता देना। वॉमिट होने के बाद उसको बोलना कि डाइजीन ले ले, डाइजीन की गोली ले ले। उससे क्या होगा कि जो भी अंदर का उबाल खा के जो टॉक्सिसिटी निकली है, वो धीरे धीरे नीचे बैठती हुई ठीक हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा कोई इशू लगे तो आप कभी भी मुझे कॉल करके इस बारे में राय ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। सर क्या नेफ्राइटिस के पेशेंट को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे बिकॉज एक पेशेंट है, नॉन टू है मेरे, ही इज सफरिंग फ्रॉम नेफ्राइटिस जी, एंड ही इज ऑन स्टेरॉइड आल्सो हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि फॉर ऐसा, लास्ट सर एक मिनट, फॉर लास्ट मोर देन 18 इयर्स ही इज ऑन स्टेरॉइड आल्सो, प्रेडनिसोलोन पे है एंड नेफ्राइटिस है एंड डॉक्टर है एडवाइज फॉर लो पोटेशियम डाइट। जी, ही इज ए डेंटिस्ट, मोन्टू है मेरे, मतलब तो उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो अभी एकदम से नेफ्राइटिस आया तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं इस टॉपिक को लेके। सर यहाँ पे हम दे सकते हैं, लेकिन इस चाय का पतला काढ़ा उनको दिया जाएगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग चाय दी तो वो वॉमिट करा देगी, उनको परेशान कर सकती है। तो आप उसमें 1.5 कप पानी, 2.5 कप पानी मिलाकर 1 कप यूज कराएंगे, 2 कप फेंक देंगे। हाँ, जो आपने सेकंड वाला डोज बताया जी, उसकी तरह से ना। इस्तेमाल करें, ठीक है सर। तो वो काम ठीक करता है। है और धीरे धीरे नेफ्राइटिस को ठीक करने की ताकत भी रखता है। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब ये गंदगी खोलेगा तो यूरिन में जलन आ सकती है, उसके लिए कोई दवाई नहीं खानी, ये उनको क्लियर बता के चलिएगा। जी जी सर। दवाई खाएंगे तो दोबारा ब्लॉकेज हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद चिकित्सा के विविध अंग। आयुर्वेद 8 अंगों में बांटा गया है, और ये सर सारे के एक सारे मिनट, अपने आप में। जी दिव्या जी सर बोलिए। मुझे कुछ पूछना था। सर जी मुझे ना बोलिए। यूरिन में जलन आई है, तो मुझे कुछ करना है या नॉर्मल पानी पीऊं? नॉर्मल पानी घूंट घूंट करके पीजिए, इस समय पानी नहीं पचता। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, सर। तो घूंट घूंट करके पानी पीजिए, जलन जो है वो खत्म हो जाएगी। चम्मच से पानी ले लीजिए। अच्छा जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। और मीठा मत खाइएगा। हाँ जी, ठीक है सर। ओके। तो आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं, और ये सब अपने आप में पूर्ण चिकित्साएं हैं, जिसमें सबसे पहली है काया चिकित्सा। काया चिकित्सा होती है शरीर की चिकित्सा। आज की डेट में ये सबसे बड़ा सेक्शन है। और अगर आप देखेंगे, पहले जनरल प्रैक्टिशनर्स होते थे, तो जब आप उनके पास जाते थे इलाज के लिए तो वो आपको राय देते थे, दवाई के साथ आपने ये नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, ये नहीं करना। इवन नहाने और सोने उठने बैठने के बारे में भी बताया जाता था। तो वो जिस चीज की चिकित्सा करते थे उसे हम काया चिकित्सा या दोष चिकित्सा बोलते हैं। यही एलोपैथी में नहीं हुई करती थी।
उसमें ये कब होती थी? जब सर्जरी होती थी, उसके बाद प्रिकॉशंस दी जाती थी। आज की डेट में प्राइवेट कॉलेजेस आ गए हैं और आयुर्वेद को पीछे कर दिया गया है, जिसके चलते लोग डॉक्टर ये कहते हैं भैया आप बीमार हो कोई बात नहीं, आप जो मर्जी खाओ पियो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दवाई खाते रहना। ऐसी कंडीशन में शरीर ज्यादा खराब होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है बाल चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा, इसे हम पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं, ये उनकी चिकित्सा होती है। और इसके अंदर बेसिकली आप ये भी ले सकते हैं कि जो तुरंत पैदा हुए बच्चे होते हैं, हालांकि उसको एक अलग सेक्शन में बांटा गया है, पर फिर भी पेडियाट्रिक्स में काउंट किया जा सकता है उसको। फिर आती है भूत विद्या। आयुर्वेद में भूत विद्या दिमागी रोगों के लिए, जैसे हिस्टीरिया, ऊपरी हवाएं, नाप हिलना, इसमें भूत विद्या को काउंट किया जाता था, जिसे हम नई चिकित्सा यानी एलोपैथी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस की चिकित्सा होती है। बैक्टीरिया की चिकित्सा तो इजीली कर लेता है एलोपैथी, पर वायरस की चिकित्सा के लिए अभी भी उसके पास कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। जो ये छोटी छोटी एलर्जियां होती हैं, ये वायरस के कारण होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो आप क्रीम लगाते हैं, कुछ करते हैं, ठीक हो जाती है, लेकिन जो वायरस के कारण होती है वो ठीक नहीं होती। तो वायरस का इलाज आज भी एलोपैथी के पास नहीं है। जहां जहां जिस जिस बीमारी में वायरस इंक्लूड हो जाता है, वो चिकित्सा एलोपैथी के क्षेत्र से बाहर हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद इसको भूत विद्या के रूप में काउंट करके इसको इसका उपचार बताता है। भूत विद्या में क्या क्या चीजें आती हैं? तो भूत विद्या में आपकी ज्योतिष आती है, भूत विद्या में आपकी जो ऊपरी शक्तियों की बातें हैं वो आती हैं, भूत विद्या में आपका ईश्वरीय विधान आता है, ईश्वर की पूजा आती है, मंदिर जाना, दान, दया, धर्म, जो हमने बात करी थी, वो सारी चीजें भूत विद्या में काउंट करी जाती है। भूत का अर्थ होता है जो बीत चुका है। तो जो बीत गया है उसे जानने के लिए हमें टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, और जब महसूस करते हैं तो महसूस करके ही उसका उपचार किया जाता है, तो उसे हम भूत विद्या बोलते हैं। इसके बाद आती है शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र, इसको हम बोलते हैं सर्जरी। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा एक डेप्थ पार्ट है, प्रॉपर पढ़ाई का पार्ट है। और अगर हम सर्जरी की बात करें तो ये भी एक गहन विद्या है, ये स्पेशलिस्ट के द्वारा ही की जाती है, तो ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर रहती है, इसमें हम कोई सजेशन, कोई सलाह इत्यादि नहीं देते। उसके बाद आता है शालक्य तंत्र, ये ईएनटी के रोग हैं, यानी गर्दन से ऊपर जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शालक्य तंत्र के अंतर्गत बताया जाता है। ईएनटी में मूल रूप से 4 चीजें आती हैं, हम 3 ही चीज आते हैं, ईयर, नोज, थ्रोट। आईज भी इसी के अंदर आती हैं, टी से टीथ भी इसी के अंदर आते हैं। तो जो भी चीज गर्दन से लेके ऊपर सिर तक है, वो सारी चीजें ईएनटी में काउंट करी जाती है। इसके बाद अग्गत तंत्र है, जिसे हम विष तंत्र भी बोलते हैं, इसे हम एलोपैथी में टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। विष तंत्र में जो सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, बंदर इत्यादि जो काट लेते हैं, या शरीर में किसी कारण से विष बनने लगता है, जैसे कोढ़ और सिफिलिस, उपदंश आदि रोगों में, हम उस सेक्टर को विष तंत्र बोलते हैं। इसी को हम एलोपैथी में टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं कि बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ गई है। उसके बाद 7वें नंबर पर रसायन तंत्र है, जिसमें शरीर को डेवलप करने की बात करी जाती है, शरीर में जो चीजों की कमी हो गई है उनको दोबारा से पैदा करने की बात करी जाती है। एलोपैथिक में हम इसे गायट्रिक बोलते हैं, रसायन चिकित्सा। तो आपने देखा होगा ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है एलोपैथिक में आपको दिखाई देंगे, पर एलोपैथिक जो बेस है वो मूल रूप से सर्जरी का बेस है। तो दवाइयां, रहन सहन, खान पीन, खोजबीन, जो कुछ भी है वो सब कहीं ना कहीं सर्जरी से कनेक्टेड होता है। इसलिए वो जो चिकित्सा पद्धति है वो हमारे लिए अंतिम होनी चाहिए, शुरुआती नहीं। फिर आता है बाजीकरण। बाजीकरण का मतलब ये होता है कि इसमें हम अपने शरीर की धातुओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं रसायन इत्यादि की मदद से, तो इसको एफ्रोडाइसिक थेरेपी बोलते हैं। यहाँ किसी को कुछ पूछना हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। एनी डाउट? नो सर। अब हम बात करते हैं पंचमहाभूत की। पंचमहाभूत क्या है?
देखिए संसार जो है वो 5 महाभूतों के मिलने से बना है, जिसमें पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवी पृथ्वी आती है। इस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस आपके बहुत काम आएगा और बहुत सारी थेरेपीज में काम आएगा। पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवी पृथ्वी। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो इसी को भगवान के नाम से पुकारा जा सकता है। कैसे? भा से भूमि, ग से गगन, आ से अनल, सॉरी, वा से वायु, आ से अनल और ना से नीर। यानी ये 5 तत्वों का ही हेर फेर है, जिसे हम भगवान भी मान सकते हैं। ये हमारे होने का कारण बनता है। अनमोल जी अपना आप म्यूट कर लो। अनमोल जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। जी म्यूट है, म्यूट करें। म्यूट कर लीजिए। ओके, चलिए। तो ये 5 चीजों का मेल है जो हमारे शरीर में विभिन्न रूपों में रहता है। हमें इस 5 तत्वों को अच्छे से समझना है। अगर हमें ये अच्छे से समझ में नहीं आए तो हम अटक जाएंगे वात पित्त कफ को समझने के लिए, क्योंकि वात पित्त कफ का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। फिर वो चाहे हमारी सोच पर हो, चाहे हमारे शरीर पर हो, चाहे वो कारण रूप में हो, ये 5 तत्व ही हमारे शरीर को चलाने का, हमारे होने का कारण बनते हैं, सोच का कारण बनते हैं। सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? अब 5 महाभूत के कार्य क्या हैं? आकाश। देखिए यहाँ पे हम जिगोट की बात कर रहे हैं। जिगोट का मतलब ये होता है कि वो बच्चा जो हमारे गर्भ में है, अंडे के रूप में है, और वो विकसित होके एक आकार लेगा, तो उसे जायगोट बोलते हैं। उस जायगोट के बारे में बात की जा रही है। आकाश शरीर को बढ़ाता है। जब भी हम शरीर की बात करेंगे, किसी चीज के फैलने की बात करेंगे, खुलने की बात करेंगे, सोचने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आकाश तत्व से कनेक्टेड होगा। वायु शरीर को विभक्त करता है। जैसे मैंने बताया जायगोट से कनेक्टेड है। जायगोट एक अंडे का रूप है, अंडे को मैक्सिमम लेवल तक बड़ा करता है और फिर वायु उसके अंडे के हिस्सों को बांटती है, तोड़ती है, तो उसके मनुष्य के एक सिर, 2 हाथ, 2 पैर निकल आते हैं। तो वायु शरीर को विभक्त करती है। इसी तरीके से जब हम विचारों की बात करते हैं, जब आप हवा में उड़ते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बिना सोचे समझे उत्तेजना में आकर कोई काम करने लगते हैं, तो वो आकाश तत्व में बह रहे होते हैं। और जैसे ही आप उसके हिस्सों को देखते हैं या कोई कुछ डांटता है, बोलता है, महसूस कराता है, तो वो वायु कहलाती है। अग्नि शरीर का परिपाक करती है, यानी शरीर को पोषण देने का काम करती है। जल शरीर को नरम करता है, यानी शरीर में जो नमी उत्पन्न होती है वो जल के द्वारा होती है। इसके साथ साथ लिख लीजिए कि जल निष्कासन का कार्य करता है, यानी जो कुछ भी अग्नि ने पकाया था बॉडी में यूटिलाइज हुआ, और जो वेस्टेज बचा उसकी जो सफाई है वो जल करेगा। फाइनली उस भोजन के परिपाक से जो कुछ बचा वो हमारा शरीर कहलाता है। तो शरीर को संगठित करने का काम पृथ्वी करती है। तो ये 5 सूत्र हैं जो हमें याद करने हैं। आकाश शरीर को बढ़ाता है, वायु शरीर को बांटती है, विभक्त करती है, अग्नि शरीर का परिपाक करती है, जल शरीर को नरम करता है और पृथ्वी शरीर को संगठित करती है। अब मान लीजिए एक विचार है। विचार क्या है कि मेरे को अमेरिका जाना है या मुझे BMW कार खरीदनी है, तो आप उसे इन 5 हिस्सों में कैसे बांटेंगे? आप लोग बताइए। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज अगर नहीं समझ आती तो आपको आयुर्वेद का बेस समझ ही नहीं आएगा। जी, कौन बोलेगा? सर एक बार फिर से बताना, क्या पूछ? मैंने ये बोला
कि आप एक विचार करते हैं, देखिए अभी तो हम स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, जाइगोट की, कि वो अंडा है और उसमें शरीर की विभक्ति हुई, तो हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर अगर मैं इसको विचार के लेवल पे ले जाऊं तो आप उसकी विभक्ति कैसे करेंगे? तो आपका विचार यह है कि आपको एक BMW कार खरीदनी है और आपके पास एक टूटी फूटी साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं है। आप इन 5 स्टेप्स के द्वारा उसे कैसे सिद्ध करेंगे कि पंचमहाभूत कैसे कार्य करते हैं? जी सर, जैसे पंचमहाभूत उसमें कैसे करेगा कि जैसे आकाश की बात करें तो विचार को बढ़ाना, यानी बार बार हम उस चीज को सोचें कि वेरी गुड। कैसे हम उसको लेंगे आगे, जी विचार बनाना। हाँ जी फिर वायु वायु उसको विभक्त करना, मतलब हम उसको बाइफरगेट करेंगे कि हम उसे कैसा पूरा कर पाएंगे उस चीज को। जी और अग्नि उस चीज को जैसे पकाना, मतलब हमें बार बार उस चीज को परचेज करने के लिए बार बार हमारी मन में फायर पैदा करना, या उस चीज की जिज्ञासा या उस चीज की ललक बार बार पैदा करना। नहीं, ये आकाश हो गया। ओके, तो अग्नि मतलब हम फायर नहीं करेगी सर कि हम बार बार इंस्पिरेशन करें कि जो चीज एक बार डिजाइन कर लिया, फाइनल कर लिया कि लेना है, लेकिन वो कैसे लेना है बार बार अगर हम शांत ना बैठ जाएं या बस सोच के बैठ जाएं कि ठीक है होगा एक दिन, लेकिन फायर उसको बार बार हमें एनकरेजमेंट बिल्कुल सर करेगी। मेहनत कराएगी। फायर का मतलब सर मेहनत करो उस चीज के लिए, ये बता रहे हैं। एनकरेजमेंट। इसके लिए आप प्लानिंग करेंगे कि मैं इस तरीके से अर्निंग करके ये काम कर सकता हूँ। जी 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 जी। बिल्कुल। एंड जल तत्व जो करेगा वो शरीर को नरम करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं से हमारे पास कुछ सॉफ्टनेस, किसी से हम हेल्प ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, या अपने रिलेटिव से, फैमिली से, पेरेंट्स से, तो अगर कुछ मनमुटाव हो या कुछ हो तो हम उनमें सॉफ्टनेस करके उनसे हेल्प भी ले उनकी। बिल्कुल सर। एंड देन पृथ्वी मीन्स उसको संगठित करना, यानी जो जो चीजें हमने प्लान किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया, पैसा लिया और फायर एग्जीक्यूट किया, उन सबको इकट्ठा करके अल्टीमेटली फाइनली वी विल बी एबल टू कलेक्ट मनी एंड टू बाय दैट कार। वेरी गुड। यही है पंचमहाभूत का रहस्य। अगर हम इसको समझ गए तो हर चीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। आगे चलते, क्योंकि हम शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर 5 प्रकार की गुण उत्पन्न होते हैं। हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो ये चीजें हमारे शरीर को ज्ञान उपलब्ध कराती है, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से लेते हैं। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? पहला है मुख, जिसके द्वारा हम बोलते हैं। ये आकाश का स्थान है। जहां कहीं भी आपको बॉडी में हॉलोनेस मिलेगी वो आकाश का स्थान होगा, वहां पर शब्द की उत्पत्ति होती है। तो आकाश का गुण शब्द है। जहां आकाश होता है उसी आकाश में वायु विचरण करती है, क्योंकि उसको एक एटमॉस्फेयर चाहिए। तो जो खाली स्थान है उसे वायु द्वारा भरा जाता है, और वायु जो है हमें अनुभव कराने का काम करती है। इसका जो वो है अंग है, वो त्वचा है, महसूस कराने का काम करती है। तो इसे हम देखते हैं स्पर्श, इसका गुण है। फिर आता है अग्नि। अग्नि आपको जलाने का, ऊर्जा देने का, गर्मी देने का, दिखाने का काम करती है। अगर कहीं अंधेरा है और आप अग्नि जलाते हैं तो आपको आसपास की चीजें नजर आने लगेंगी। तो आंखें जो हैं वो हमारा अग्नि का अंग है, और इसका जो स्वरूप है, जो इसका गुण है, वो रूप है। ये हमें दिखता है कि कैसा है। इसके बाद जल। जल जो है वो हमें स्वाद की अनुभूति कराता है। स्वाद की अनुभूति हमें जीभ से होती है। तो जीभ इसका अंग है और रस इसका गुण है। और फाइनली पृथ्वी आती है, जिसका गुण जो है वो गंध है। जब आप पृथ्वी पे कहीं पे भी खड़े होते हैं तो आपको कोई ना कोई गंध, सुगंध आएगी, चाहे वो फल की आए, चाहे वो वनस्पति की आए, चाहे वो पृथ्वी पे गीली मिट्टी की आए।
आएगी जरूर गंध। तो गंध जो भी आएगी वो पृथ्वी से कनेक्टेड होती है और नाक के माध्यम से ली जाती है। तो नाक इसका अंग है। अब ये जो चीजें हैं ये सब एक दूसरे में घुली मिली हैं। जैसे आकाश में वायु है, वायु के घर्षण, जब वायु में आपसी घर्षण होता है तो उससे चिंगारियां या अग्नि उत्पन्न होती है। यहां तक एक कॉन्सेप्ट चलता है और फिर ये माना जाता है कि अग्नि को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति ने जल का निर्माण किया। तो अग्नि के विपरीत जल है, और जल जब पीछे हटता है तो जो बचता है वो पृथ्वी है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। तो आकाश में वायु है, वायु में अग्नि है, अग्नि में जल है और जल में पृथ्वी है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको हम सृष्टि चक्र बोलते हैं। और जब हम सृष्टि विनाशक चक्र की बात करेंगे तो हम कहेंगे पृथ्वी में जल समाहित होगा, जल में अग्नि समाहित होगी, अग्नि में वायु समाहित होगी और वायु आकाश में समाहित होगी, यानी आकाश ही बचेगा। हमारे जो ग्रंथों में शिव तांडव स्तोत्र है वो इसी पर बेस्ड है, जिसने शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि की व्याख्या पंच महाभूतों के सृष्टि और विनाशक चक्र के रूप में की गई है। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया आकाश का गुण है शब्द। तो आकाश में आप देखेंगे तो जब भी बिजली कड़केगी तो आपको शब्द सुनाई देंगे और ये शब्द बहुत दूर तक जाते हैं। जब आप ध्यान की अवस्था में अपने अंदर अपने बारे में सोच रहे होते हैं और आप शांत भाव में होते हैं तो आपको वेरियस प्रकार के शब्द अनुभूतियों के रूप में सुनाई देने लगते हैं। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आपको पहले से ही अनुभव हो जाती है, वो कोई आपको आके बताता नहीं है, उसको हम शब्द बोलते हैं। तो जहां कहीं अनुभूतियां आती हों वहां पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर किसी के साथ कुछ गलत करने जा रहे हैं, आपका मन एक बार को बोल देगा नहीं यार ये गलत है, या ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आंतरिक आवाज आती है उसको शब्द के रूप में देखा जाता है। जो आप विचार कर रहे हैं वो भी शब्द हैं, पर वो स्थूल शब्द है। और जो शब्द स्वयं उत्पन्न होते हैं वो कारण शब्द हैं, और जो स्वयं उत्पन्न शब्द होते हैं वो कभी भी गलत नहीं होते, क्योंकि उसे आत्मा की आवाज कहा जाता है। ऐसे ही वायु के अंदर शब्द भी है और उसका खुद का गुण स्पर्श भी है। तो जब आप इस प्रकार का कोई विचार करते हैं, आप में शब्दों की उत्पत्ति होती है, तब आप सोचते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये स्पर्श आपके दिल को, आपकी भावनाओं को छूता है। यही आप में जागृति लाने का काम करता है। जब भी आप किसी देवी देवता की, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और दिल से करते हैं तो वहां वायु उत्पन्न होकर आपके शब्द और स्पर्श को जागृत करती है। ऐसे ही अग्नि है, उसमें ऊपर के दोनों गुण शामिल होते हैं। उसमें शब्द भी है, उसमें स्पर्श भी है और उसका खुद का गुण रूप भी है। जिस चीज को हम सुन सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज हमें दिखाई देती है। फिर आता है जल, इसमें ऊपर के तीनों गुण शामिल है, शब्द स्पर्श रूप रस। रस इसका खुद का गुण है। तो जब हम इसे चखते हैं तो हमें एक स्वाद की अनुभूति होती है। आप वायु को नहीं चख सकते, आप आकाश को नहीं चख सकते, आप अग्नि को नहीं चख सकते, लेकिन जल को चख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे अग्नि की, तो अग्नि को आप स्पर्श नहीं कर सकते, अग्नि का शब्द नहीं सुन सकते जब तक पांचों चीजें मिलेंगी नहीं। अग्नि का कोई शब्द नहीं होता। तो वायु को आप स्पर्श नहीं कर सकते, और अगर शब्द ना हो तो आकाश को आप महसूस ही नहीं कर सकते। जो आपने देखा होगा पागल खाने में पागल होते हैं, वो आकाश की अवस्था में होते हैं। तो आप देखिए उनके पास कितनी शक्ति होती है। आकाश आपको अनंत शक्तिशाली बनाता है। जब किसी के अंदर अनुभूतियों की कमी हो जाती है, सेंसरी नर्व्स वीक हो जाती हैं, तो उसकी आंतरिक शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति अंधे होते हैं, जो व्यक्ति सुन नहीं सकते, उनके पास एक एक्स्ट्रा शक्ति पाई जाती है, जिसे हम छठी इंद्रिय का ज्ञान या सिक्स सेंस भी बोलते हैं। तो यदि हम आकाश को यूज करना सीख जाएं, वायु को यूज करना सीख जाएं, तो हम भी इन ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ज्ञान विद्या और शिक्षा अलग अलग होती है। नॉलेज और एजुकेशन अलग अलग होती है। इनको कभी कंबाइन मत कीजिएगा।
हम यहाँ जो बात करेंगे वो ज्ञान की बातें होंगी, इसका आपकी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपको एजुकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है, और एजुकेशन हो, आपके पास डिग्रियां हो और उसके एवज में आपको ज्ञान हो, ये जरूरी नहीं है। चलिए, जल के बाद इसी तरीके से पृथ्वी है, जिसमें चारों गुण समाहित होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और फाइनली उसका खुद का गुण गंध। तो पृथ्वी यानी वनस्पति हो गई, जो चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब चीजें इसमें आ जाती है। जिसे आप महसूस कर सके वो पृथ्वी है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जितनी भी चीजें संसार में हैं वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं पांचों महातत्वों से या तत्वों से या महाभूतों से जुड़ी हुई हैं। कोई इसको महाभूत बोलता है, कोई इसको भूत बोलता है, कोई इसको पंच महाभूत बोलता है, कोई इसको तत्व बोलता है, कोई महातत्व के नाम से पुकारता है। तो ये सारी चीजें एक ही हैं। इन्हीं का अध्ययन विशेष रूप से आयुर्वेद में हमें करना चाहिए। जब ये पांच चीजें हमें समझ आएंगी, जितने अच्छी तरीके से समझ आएंगी, हम वात पित्त कफ का निराकरण उतनी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के मेल से वात पित्त कफ बनेगा। ये आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति का रूप है ये। अब यहाँ पर पांच महाभूत और उनकी इंद्रियों के बारे में बताया है। आकाश शब्द कान के द्वारा सुना जाता है, वायु त्वचा के द्वारा, अग्नि आंखों के द्वारा, जल जीभ के द्वारा और पृथ्वी नाक के द्वारा। अब यहां मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है। आपने मोशन देखा होगा, स्टूल। डेली हम सुबह फ्रेश होते हैं, सुबह सुबह स्टूल में इन पांचों में से कौन से गुण होते हैं? एक्सप्लेन कीजिए। सर सभी होते हैं। ओके, चंचल जी आप? सर अर्थ होता है। ओके, अमोल जी आप? सर वायु और जल और पृथ्वी। ओके ओके। अग्नि और आकाश तो नहीं लग रहा है। ओके, स्नेह जी आपने पांचों तत्व क्यों बोले हैं और उसको प्रूव कीजिए। सर हम बात करें शब्द, तो स्टूल एक शब्द हो गया सर। दूसरा फिर हम बात करते हैं वायु की, तो जब उसको वायु और अग्नि दोनों मिलके ही कंबशन होके वो खाना डाइजेस्ट हुआ और उससे उसकी स्टूल में कन्वर्ट हुआ सर वो। एंड जल तत्व और अग्नि और वायु जल के कारण ही वो सारी चीजों का एक सॉलिड मिक्सचर और एक उस शेप में आ पाया। अगर जल नहीं होता तो वो एक्सक्रीशन नहीं होता। जैसे आपने बताया कि पहला कि जल का जो प्रकृति है वो बॉडी से एक्सक्रीशन करने का काम करती है, तो वो एक्सक्रीट करने में जल का काम करेगा। एंड पृथ्वी इज ए सॉलिड मास, यानी वो जो शेप बनी उसकी वो एक पृथ्वी तत्व है सर लास्ट में। देखिए, आपने जो भी बताया बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन मेरा ये सवाल था कि जो स्टूल है, आपने प्रोसेस बताया कि स्टूल कैसे बाहर निकलेगा, तो उसमें पंच महाभूत जुड़े हैं। मैंने बोला जो स्टूल है उसको अगर हम म्यूकस बोलें, तो वो जो म्यूकस है उसके अंदर पंच तत्व क्या है? सर वो अभी समझना पड़ेगा। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, संसार का सबसे छोटा तत्व, उसके अंदर भी पांचों चीजें निहित होंगी। इन पांच चीजों के बिना कोई भी चीज प्रकृति में निर्मित नहीं हो सकती। अगर कोई बोले छोटा बैक्टीरिया एटम, उसमें भी होगी, और ब्लू व्हेल जो संसार की सबसे बड़ी प्राणी है, उसके अंदर भी पांचों तत्व होंगे। संसार में जो आपका जो नक्षत्र बने हैं, जो आपके तारे हैं, जो आपके ग्रह हैं, जो आपका असीम ब्रह्मांड है,
ये भी इसी 5 महाभूतों से मिलकर बना है। यानी संसार में जो कुछ जहां तक दिखता है, आप सोच सकते हैं, वो सारी चीजें पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित है। तो आपने इसकी कनेक्टिविटी को देखना है कि हम सिस्टम को देख रहे हैं या चीज को देख रहे हैं, इसीलिए मैंने स्टूल लिया। अब स्टूल को अगर हम देखें तो आप उस पर गौर करेंगे कि जब आप उसको लेंस के द्वारा देखेंगे तो स्टूल के मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में थोड़ा थोड़ा गैप होगा होगा जब आप रस्सी Yes, sir. करते यस तो सर, वो वायु तत्व है। यस सर, वो वायु तत्व नहीं है, वो आकाश तत्व है, खाली स्थान है आकाश, सॉरी सर, यस। जी, आकाश तत्व है। और जहां आकाश तत्व है वायु आपको वहीं मिलेगी। वायु और आकाश को आप सेपरेट नहीं कर सकते जब तक जी। कि आप सूक्ष्म में ना जाए। स्थूल रूप में दोनों एक है, ठीक। तो आप जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूल का, उसके बीच में जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं वो आकाश है, और बाहर के वातावरण की कनेक्टिविटी जो उसके साथ बनती है, उसके अंदर उसमें वायु होती है। क्लियर? देन अग्नि। अगर आप स्टूल को टच करेंगे तो वो गर्म होगी, होगा या नहीं होगा? ठंडा होगा? यस सर, गर्म है, धुआं भी निकलता है सर, उसमें से गर्म धुआं होता भी है निकल रहा होता है। अच्छा, बर्फ में से भी धुआं निकलता है तो गर्म होती है ठंडी होती है? सर। बर्फ भी गर्म होती है। वेरी गुड, बर्फ भी गर्म होती है। जो चीज धुआं निकाले वो गर्म है, अग्नि का रूप है वो, ठीक है। तो उसमें से जो धुआं निकल रहा है, जो स्ट्रक्चर को आप छू रहे हैं, गर्मी का अनुभव करा रहा है, वो अग्नि है। और जो उसमें नमी है वो उसकी नमनेस है। आप उसे हाथ से ऐसे वो करेंगे तो वो चिपचिपी हो जाएगी, अपना स्ट्रक्चर खो देगी, वो जल तत्व है। और जो स्टूल आपको सामने नजर आ रहा है वही उसका पृथ्वी रूप है। ऐसे ही संसार की हर चीज, हमारे शरीर के ऑर्गन, बॉडी फंक्शन, जो चीज दिख रही है, नहीं दिख रही, जो आप सोच रहे हैं, उसमें भी ये पांचों चीजें इंक्लूडेड होती है। बिना इन 5 चीजों के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक विचार भी कर रहे हैं तो विचार के स्थूल रूप में ये पांचों चीजें विद्यमान होगी। क्या आप उसे एलोबरेट कर सकते हैं? ट्राई कीजिए। सर फिर से रिपीट कीजिए एक बार, क्या पूछा सर आप आपने? जो विचार करते हैं, उस विचार को यदि हम स्थूल रूप मान लें, विचार सूक्ष्म होता है, मन में चल रहा है आपके, अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए स्थूल मान लें तो उसमें भी ये 5 चीजें निहित होंगी। क्या आप उसे एलोबरेट कर सकते हैं? खोल के बता सकते हैं थोड़ा सा कि 5 चीजें कैसे नजर आएंगी उसमें? स्नेह जी ट्राई करेंगे? सर थोड़ा एक एग्जांपल दें तो मैं कोशिश करूंगा सर, आप कुछ भी थोड़ा सा गाइड करें सर। मैं फिर इसको थोड़ा चेंज करूंगा फिर, ठीक है। देखिए, हम एक विचार करते हैं, हम उसको स्थूल रूप मान लेते हैं, तो सबसे पहला जैसे ही हमने उसको स्थूल माना, वो पृथ्वी रूप में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि बिना पृथ्वी रूप में कन्वर्ट किए हम उसे स्थूल मान ही नहीं सकते। अब यस सर। जी, अब उस विचार में यदि सहानुभूति है, करुणा है, तो वो जल तत्व है। यदि जल क्रोध है तो वो अग्नि है। यदि जल्दबाजी है तो वो वायु है। और जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर आप ये विचार कर रहे हैं, यानी मन, वो खाली स्थान कहलाता है, वो आपका आकाश है। आकाश यस ऐसे सर। होता है तो आपका मन कितनी भी दूर तक भाग के जा सकता है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोचने के लिए आजाद है। उसे गति देने का कार्य वायु करेगा। अग्नि उसे परिपाक करने का, यानी उसे पूरा करने के लिए आपके बॉडी में हार्मोन्स को क्रिएट कर देगा। और जल, अगर वो हार्मोन्स आपके यूज नहीं हो रहे हैं तो टॉक्सिसिटी बन के उसको सफाई करने का काम जल करेगा। और जो आपको उसके एवज में टॉक्सिसिटी रिमूव होगी, चाहे वो फुंसियां निकले, यूरिन निकले, स्टूल निकले, गुस्सा मुंह के द्वारा निकले, मोटर नर्व्स के द्वारा थप्पड़ मार के निकले, कैसे भी निकले, वो पृथ्वी होगा। इस तरीके से सिस्टम बनता है। क्लियर? सर वायु को एक बार दोबारा रिपीट करें सर। देखिए, वायु जो है गति का कारण बनती है। आप विचार करें या कोई कार्य करें, या जब भी हिलने डुलने की बात करें, वो गति वायु होगी। ठीक है सर। हाँ। अब आप ये बताइए, गुलाब की खुशबू इन पंच तत्वों से कैसे एलोबरेट करेंगे? सर, गुलाब की पंखड़ी तो अर्थ एलिमेंट होगी। गुलाब की खुशबू, पंखड़ी की तो मैंने बात ही नहीं करी, वो तो अर्थ एलिमेंट, डायरेक्टली अर्थ एलिमेंट है। जी जी जी। मैं खुशबू की बात कर रहा हूँ।
जब आप ये कह रहे हैं कि हम गुलाब की खुशबू की बात कर रहे हैं तो खुशबू हमें दिखाई नहीं देती, सर सुंघाई नाक से लेंगे तो पृथ्वी तत्व आ गया, स्मेल ले रहे हैं उसको। जी, जो Smell स्मेल ले है रहे वो हैं। पृथ्वी तत्व है। वेरी गुड। एंड सर जो एक शब्द हो गया गुलाब, जो हम फीलिंग आ रही है माइंड में हमारे कि यस, जो एक विचार पैदा हो रहा है उसका, वो आकाश। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप नहीं। खुशबू की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ खुशबू को एलोबरेट कीजिए, गुलाब पे मत जाइए। गुलाब उसका स्थूल रूप है, तो वो खुशबू जो शब्द हुआ सर, वो पृथ्वी हो गया। जी जी, जल तत्व। वो जो आप अनुभव कर रहे हैं, गुलाब की हाँ खुशबू सुन के आपको कैसा जो अनुभव होता है? खुशबू की सर, खुशबू जो बह रही है वो जल तत्व। जी, ठीक है। और जो बहना है वो वायु तत्व। महसूस कर पा रहे हैं? ये महसूस का ही खेल है सारा आपका। यस सर, यस सर। सर ये ठीक है, स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें थोड़ा इसका सा ज्ञान ही नहीं पीरियड है। लगेगा। हाँ, हाँ, ये इसका देखिए ज्ञान जो नहीं है बह ना। रही है, आपने खुशबू ली, जो उसकी मोहकता है वो जल है। खुशबू आपने बोला तो खुशबू स्थूल है, पृथ्वी हो गई। उसमें जो आपके मन को खुशी मिली, मोहकता मिली, आपका बार बार मन किया कि मैं इसको सूंघूं, वो जल है। जो वो महक रहा है, जो आप सूंघ पा रहे हैं, वो अग्नि है। जो इस विचार को अनुभव कर रहा है वो वायु है, गति है। और जिस क्षेत्र में ये सारी चीजें चल रही हैं, जहां बन रही हैं, वो आकाश है। क्लियर? यस सर। अमोल जी, चंचल जी, क्लियर? दिव्या जी, यस सर, क्लियर है। जी सर। अभी सुनने में क्लियर हो रहा है? अगर कहीं कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। जितना डेप्थ में जाएंगे आप लोगों के विचारों को पढ़ सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। जी सर। देखिए, अगर आप किसी चीज पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो ये पांचों तत्व आपको उसमें नजर आएंगे। अगर आप इनको रीड कर पाए तो आप उस व्यक्ति के विचारों को, मानसिक स्थिति को आराम से रीड कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बताइए। जी सर। चलिए, अब हम इसको और थोड़ा सा एलोब्रेट करते हैं। पंच महाभूत और हमारा शरीर। आकाश क्या है? हालांकि मैं बता चुका हूं, आकाश शरीर में खाली स्थान। तो शरीर में खाली स्थान कहाँ कहाँ पे होता है, बताइए। सर खुशबू को, गुलाब की खुशबू को एक बार फिर से लंग्स बता है दीजिए। द बेस्ट एग्जांपल फॉर आकाश तत्व। सर जॉइंट में। एक मिनट, एक मिनट, मैं एक बार गुलाब की खुशबू बता दूं। दिव्या जी, आप जो खुशबू ले रहे हैं, दिव्या जी, हाँ जी, दिव्या जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ। देखिए, जब आप खुशबू की बात कर रहे हैं तो ये हेलो। तत्व है। हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है, जब आप ये कह आ रहे हैं, रही है सर। जब आप ये कह रहे हैं कि मुझे खुशबू लेनी हाँ है, जी। या आप महसूस करना चाहते हैं कि मैं खुशबू ले रही हूँ, तो उसको पृथ्वी तत्व बोला जाएगा, क्योंकि हम उसे स्थूल बनाएंगे तभी तो उसको एलोब्रेट कर पाएंगे। अब जो खुशबू में हाँ जी। महकता आ रही है, मोहकता आ रही है, वो जल है, क्योंकि उसमें सुगंधित आपको हाँ महसूस हो जी। रहा है। और जो मोहकता के पीछे सुगंध है, जो उड़ रही है, वो उसकी अग्नि है। और जो गति कर रहा है जी, वो जो उसमें अग्नि गति है। कर रहा है, गति कैसे कर रहा है, मतलब आपका मन कर रहा है और लूं, तो गति चल रही है ना। ये जो गति है, ये वायु है। और हाँ जी, जिस हाँ स्थान जी। से उत्पन्न हुई है कि इस स्थान के बीच में मुझे ये गंध लेनी है और ऐसी गंध बार बार लेनी है, बार बार सूंघना है, वो आकाश है। अच्छा। आपके मन में जितने भी विचार चलेंगे, अच्छे बुरे मैटर नहीं करता, विचार चलेंगे, जब हम विचार की बात करेंगे तो वो स्थूल होंगे, यानी वो पृथ्वी तत्व होंगे। उन विचारों में अगर भावुकता है तो वो जल है, क्रोध है तो वो अग्नि है, और ये चाहे आप जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, जितना मर्जी घटा लीजिए, वो वायु है। और मन के अंदर जो चल रहा है, ये आप अभी पढ़ेंगे आगे, वो आकाश है। आपने तो पढ़ा होगा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। योग में हम हाँ बात जी, करें, हाँ जी। चित्त और अहंकार, अहंकार जो है वो आकाश का स्थान। क्लियर? हाँ जी। अब हम आते हैं थैंक यू। पंच महाभूत। वेलकम। पंच महाभूत और हमारा शरीर। आकाश जो है, दिव्या जी अपना माइक ऑफ कीजिए। आकाश जो है वो शरीर में खाली स्थान है। आपके शरीर में जहां कहीं कहीं खाली स्थान है, जो भी खाली स्थान है, वो आकाश है।
अब सबसे छोटी इकाई कौन सी है आपके शरीर की? जवाब सेल। 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 जब दो सेल मिलते हैं तो आप देखेंगे वो इस तरीके से मिलते हैं, या मेरी दो उंगलियां ऐसे मिली हैं, आप देखेंगे उनके आसपास उनकी बाउंड्री पे इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है, यानी वो इतना बारीक होता है कि उसमें से बाल भी नहीं निकल सकता, तिनका भी नहीं निकल सकता, तब भी ये माना जाता है कि उनके बीच में स्पेस है और हवा पास हो सकती है। एम आई राइट? यस सर। तो वो जो खाली स्थान है वो सेल है, सॉरी वो आकाश है। वो आकाश तत्व ऐसे है। ही सेल की बॉडी के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे भाग होते हैं जो अलग अलग तरीके के कार्य को कर रहे हैं। वो जो खाली स्पेस है जिसे साइटोप्लाज्म बोला गया है वो आकाश है, क्योंकि उसी के भीतर बाकी सारी चीजें हैं। ऐसे ही डीएनए है, ऐसे ही आरएनए है। ये तो हो गई जो चीजें आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। अब आ जाओ विचारों पे। तो जब विचारों में खालीपन का अभाव हो, आपने कहा मुझे BMW कार लेनी है लेकिन प्रयास नहीं कर रहे उसको खरीदने के लिए, तो वो आकाश है। आकाश में आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, जानकारी में भी और अनजाने में। जानकारी में जा रहे हैं तो आप अग्रेसिव या डिप्रेसिव हो सकते हैं, अनजाने में जा रहे हैं तो वो पागलपन की स्थिति बन जाती है। क्लियर? तो जहां कहीं खालीपन की बात होगी, फैलाव की बात होगी, वो आकाश कहलाएगा। अब सेल आपकी सबसे छोटी इकाई है, मैंने बता दिया सेल में ये है, तो सेल जहां जहां मिलेगी बॉडी में वहां वहां सब जगह आपको आकाश तत्व मिलेगा। अब आते हैं नसों में। नसों में आप देखेंगे तो नसें गोल होती हैं, उनके बीच में ब्लड चलता है। यदि ब्लड को हटा दिया जाए तो जो खाली स्पेस बचा वो आकाश है। अब रक्त की बात की जाए, ब्लड की बात की जाए, तो ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, बीसोफिल इत्यादि जो खून के कांटेक्ट होते हैं वो तैर रहे हैं। वो जो तैर रहे हैं वो रक्त सॉलिड है, लेकिन वो सॉलिड रक्त भी आकाश का ही पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज विद्यमान है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स की। हमारे शरीर में जो हॉलो ऑर्गन है, जैसे स्टमक, केवल कुछ समय के लिए भरता है और फिर खाली हो जाता है। इंटेस्टाइन, जब तक उसमें मल है भरा हुआ है, नहीं तो वो खाली है। ये आपका हार्ट, ब्लड चल रहा है तो भरा है, ब्लड नहीं है तो खाली है। गॉल ब्लैडर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए भरता है, नहीं तो वो खाली है। तो ये जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे आकाश में काउंट किए जाते हैं। अब आते हैं बॉडी के बाहरी स्ट्रक्चर में। हमारी नाक में दो छेद होते हैं, ये खाली स्थान है, तो ये आकाश तत्व में आते हैं। कान खाली स्थान है, आकाश तत्व के अंतर्गत आते हैं। आकाश तत्व समझ आ गया कहां कहां पे और किस किस रूप में है? ये स्थूल रूप से हमने बात करी है। क्लियर है? यस सर। ओके। अब विचारों पे आते हैं। जब भी आपके विचार आपकी सीमा को तोड़कर बाहर निकलते हैं तो उसे अनंत आकाश बोला जाता है। अनंत यानी अब आपकी सीमा से बाहर है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, आप उसे कितना भी समझा लीजिए, जल्दी से उसे कुछ नहीं समझ आता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से अपने कंट्रोल को खो बैठता है वो आकाश में चला जाता है। आकाश एक बहुत छोटा दायरा है, लेकिन एक बहुत बड़ा दायरा भी है। बहुत छोटा दायरा कैसे है? हम डेली आकाश में ही विचरण करते हैं। हर समय हमारे मन में कोई ना कोई विचार चलता जा रहा है, वो आकाश का रूप है। आकाश में ही वो विचारधारा चलेगी। जब तक वो हमारे कंट्रोल में है तब तक हम उसे वायु के अंतर्गत काउंट करते हैं, और जैसे ही वो हमारे कंट्रोल से बाहर जाते हैं हम उसे आकाश में काउंट करते हैं। क्लियर? जो हमारे सिद्ध पुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, इन्होंने जो भी रिसर्च करी है वो आकाश की बाउंड्री से बाहर जाकर। आकाश की बाउंड्री कौन सी है? जो मैंने बोला वायु। हम लोग वायु में रहते हैं, तो वायु को जब हम ब्लॉक, उस वायु ब्लॉक को तोड़ते हैं और उससे आगे निकलते हैं तो आकाश होता है। वो अनंत आकाश है। वहां पे आपको असीमित ज्ञान भरा हुआ मिलेगा। आप अपने मन को कुछ देर के लिए शांत कर लीजिए, आप आकाश में पहुंच जाएंगे। और आकाश में जाते ही आपकी अनुभव शक्तियां ग्रो कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और उन बढ़ी हुई शक्तियों के माध्यम से यदि आप प्रभावित नहीं होते तो वो आपके कंट्रोल में आ जाती है।
और यदि आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं तो वो आपको बहा के आकाश में ले जाएंगी। आप उनका इस्तेमाल भी करेंगे लेकिन गलत तरीके से, और वो आपको अर्धविक्षिप्त अवस्था में यानी पागलपन की अवस्था में ले जाती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण बताता हूं। आप योग के पीएचडी प्रोफेसर्स देख लीजिए, ये आपको अर्धविक्षिप्त अवस्था में मिलेंगे। यदि आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं समझेंगे सुनेंगे, वो केवल जो वही बोलेंगे जो उन्होंने किताबों में पढ़ा, देखा, सीखा, सुना। इसीलिए बोलते हैं जो योग विद्या है, जो आयुर्वेद है, विशुद्ध आयुर्वेद है, ये गुरुमुख के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब तक गुरु के द्वारा आप इसको ग्रहण नहीं करोगे तो किताबों में ये चीज समझ नहीं आती। किताबों में तो आप यही पढ़ोगे, आकाश शरीर में खाली स्थान है, आकाश ये करता है, आकाश ये करता है, लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आती जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने पहले इसको शरीर के साथ जोड़ा, उसके बाद आपके विचारों के साथ जोड़ा, इसी तरीके से इसको आत्मा के साथ जोड़ते हैं। अब आत्मा जो है, कारण जो है, वो एक स्थूल शरीर है यानी पृथ्वी शरीर है। उस कारण का जो सूक्ष्म रूप है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, तो जो परमात्मा है वो असीम है, अनंत है, तो वो अनंत जो है आकाश कहलाएगा। तो हम आत्मा के रूप में पृथ्वी है और वो आत्मा के रूप में अनंत आकाश है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताइए, आप दर्शन साथ साथ पढ़ेंगे इसमें? सर आपने क्या बताया, शरीर पृथ्वी और आत्मा आकाश है? दिव्या जी, जब हम स्थूल की बात करते हैं तो शरीर मेरा स्थूल है। जब मैंने विचार की हाँ बात जी, करी हाँ तो जी। विचार मेरा स्थूल है। अब मैं आत्मा की बात कर रहा हूं तो आत्मा भी तो स्थूल हो जाएगी ना, तभी तो मैं उसको आगे कनेक्ट कर पाऊंगा किसी से। हाँ जी, हाँ जी। तो तो आत्मा सर अगर एक है बार तो आत्मा बड़ा रूप कौन सा होगा? तो परमात्मा। भाई आत्मा अगर स्थूल रूप है तो उससे सूक्ष्म रूप क्या हुआ? परमात्मा। तो उसको हाँ हम जी, हाँ परमात्मा जी। के स्थान पर परमात्मा भी बोले तो बात तो एक ही है ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। जी। जी स्नेह जी, जी सर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ सर। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे इसमें। अमोल जी, जी सर। क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर है, बट कुछ कुछ चीज थोड़े मीन्स हाई लेवल के लगते हैं। इसमें एक्चुअली वहीं जाके आप सीख पाओगे। अगर मैंने आपको आयुर्वेद पढ़ाया है, ये है, ये है, ये आप जान जाओगे, प्रयोग कर पाओगे, लेकिन समस्याएं बनी रहती है। जी जी। और जब ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद आप व्यक्ति की चाल ढाल देखते ही उसका अगला पिछला सब बताना चालू कर दो कि तेरे रिश्ते कैसे हैं, तू किस तरीके का बिहेव करता है, सोच कैसी रखता है, कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं इस सोच के कारण। ये सारी चीजें आप इसको एलोब्रेट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है चंचल जी? ओके। चंचल जी